इंद्रजीत गुड मॉर्निंग, मुनमुन गुड मॉर्निंग। जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़ जाइए। सबको मेरे ओर से प्यार भरा आज लोहड़ी के पर्व पर सबको बधाई। लोहड़ी के पर्व पर सबके लिए बधाई। ठीक है बच्चों, एंजॉय। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हम लोग का विषय होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास, और उसमें सबसे पहला टॉपिक है उदारवादी, जिसको हम नरमपंथी भी कहते हैं। उदारवादी या नरमपंथी चरण, यह टॉपिक आज का हमारा पहला टॉपिक होगा। बच्चों अंग्रेजी में हम कहते हैं इसे मॉडरेट या लिबरल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले हम यह करते हैं कि हम फ्रेम बनाते हैं इस टॉपिक को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किन किन बातों को इस टॉपिक में हम समावेश करेंगे, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर लिखने में हम लोग सक्षम हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम बेसिक क्वेश्चन को लेते हैं। आप पीछे से लिखते रहिए साथ में, ताकि हम लोग का समय खराब न हो। एक एक सेकंड का हमें उपयोग करना है, ध्यान रखिए। इसमें सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं कि इसका समय अवधि क्या है। इसका समय और अवधि क्या है, बहुत सामान्य है। 1885 से लेकर 1905 है। क्या है? 1885 से 1905 है, इसका टाइम है, इसका पीरियड है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा हम लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका क्या उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट लेंगे हम, इनका क्रिया पद्धति क्या है, इनका क्रिया पद्धति क्या है। इसके बाद हम लेंगे इनका कार्यक्रम क्या है, इनका कार्यक्रम क्या है। इसके बाद इनका सामाजिक आधार क्या है, सामाजिक आधार क्या है, सामाजिक आधार क्या है। इसके बाद इनका नेतृत्व क्या है, नेतृत्व क्या है। इसके बाद इनके प्रति ब्रिटिश सरकार का व्यवहार क्या है,
ब्रिटिश सरकार का व्यवहार क्या है, इनके प्रति ब्रिटिश सरकार का व्यवहार क्या है, तालमेल क्या है, इंटरैक्शन क्या है। इसके बाद इनकी सीमाएं क्या है, मतलब इनकी कमजोरियां क्या है, इनकी कमियां क्या है, लिमिटेशंस, वीकनेसेस क्या है, और इसके बाद इनका योगदान क्या है, और लास्ट में यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी बच्चों, आपके सुविधा के लिए और अपनी सुविधा के लिए हमने इस टॉपिक को पूरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी हमने इस टॉपिक को छोटे छोटे 9 भागों में विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है, ताकि हम लोग पूरी कहानी को आसानी से, सरलता से, सहजता से समझ सके। क्योंकि यह जीएस नहीं है, ये ऑप्शनल है। और फायदा क्या है, एक तीर से, रितु पहले सुनो, एक तीर से 2 निशाना, 1 ऑप्शनल एंड 2 जीएस। यानी बच्चों, यदि आप इस क्लास को 2 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा और बचाते हैं। क्या बचाते हैं? जब जीएस पढ़ेंगे आप तो 2 घंटा वहां देना पड़ेगा किसी मास्टर को, किसी टीचर को, तो वह 2 घंटा का बचत होता है। तो उस 2 घंटे का प्रयोग क्या करेंगे हम? राइटिंग, 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 केवल लिखने में। ठीक है। उजाला, बेटा तुम्हारा कल हमने प्रश्न देखा और हमने आपको सुझाव दिया कि उजाला, इस प्रश्न का उत्तर तुम ऐसे लिखो। तुमने दोबारा लिखा। उस कॉपी को आज हम फिर जांचे हैं सुबह में। उजाला सुनो ध्यान से। लेकिन मैं सोचा कि मैं क्या तुम्हें बताऊं। उजाला, तुम उस प्रश्न को एक बार फिर लिखो। कैसे लिखो मैं बताता हूं। प्रश्न यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पीछे सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत की सत्यता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सवाल यह था। तो उजाला, सबसे पहले क्या करोगी? पहले सामान्य परिचय दोगी। कैसे? कि दिसंबर 1885 में, ऐसे लिखोगी, दिसंबर 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी एवं ह्यूम के द्वारा भारत के शिक्षित वर्गों के साथ मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। सेंटेंस समाप्त हो गया, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है। जो निम्न है डैश नंबर 1, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। उजाला, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, इसके बारे में तुम लिखोगी। सबसे पहले पैरा बदलोगी, अब फिर लिखोगी कि सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के समानांतर भारत में राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया कि कांग्रेस वास्तव में
ब्रिटिश सरकार की देन नहीं थी, अपितु 1860 के बाद भारत में उभरने वाली राष्ट्रवादी चेतना की उपज थी, जिनको हम इन बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने बताया 1 2 3 4 5, फिर पैरा बदली। फिर कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में मार्क्सवादी इतिहासकारों के द्वारा भी एक विचारधारा का प्रतिपादन किया गया है। केवल 3 सेंटेंस और लास्ट में निष्कर्ष। उजाला ऐसे लिखकर मुझे दिखाओ, ये फॉर्मेट होना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि 1885 से लेकर, पहले ध्यान सुनिए फिर हम बताएंगे लिखने के लिए। 1885 से लेकर 1947 के बीच में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में कई विचारधाराओं के द्वारा स्वाधीनता के संघर्ष में अपने अपने तरीके से योगदान दिया गया, जिसमें सबसे पहला जो आंदोलन है, संघर्ष है, उसको हम कहते हैं उदारवादी चरण कहते हैं या नरम पंथी चरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका समय काल है 1885 से लेकर 1905। ठीक है, अब आइए इस चरण में उदारवादी नेताओं का उद्देश्य क्या था, उनका क्या उद्देश्य था। तो पहले ध्यान से सुनिए और फिर हम लिखने के लिए बोलेंगे आपको। देखिए, देखिए बच्चों, यदि हम पूरे विश्व के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं तो हम पाते हैं कि किसी भी आंदोलन अथवा क्रांति के लिए कुछ आधारभूत कारक होते हैं। किसी भी आंदोलन अथवा क्रांति के लिए कुछ आधारभूत कारक होते हैं। जैसे नंबर 1, पहला उद्देश्य। पहला होता है उद्देश्य। दूसरा है संघर्ष की तकनीकी विधि या रणनीति। दूसरा ये होता है। तीसरा कारक क्या होता है? विचारधारा। चौथा क्या होता है? नेतृत्व। और पांचवा होता है
सामाजिक आधार, सामाजिक आधार और वर्गीय हित, वर्गीय हित, इतने कारक होते हैं। चाहे कोई भी क्रांति को ले लो, चाहे अमेरिकी क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, विश्व के अंदर जितने भी आंदोलन हुए हैं, क्रांतियां हुई हैं, उन सब में आपको ये सारे आधारभूत कारक प्राप्त हो जाएंगे। इनके बगैर, इनके बिना क्रांति अथवा आंदोलन का परिकल्पना करना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। इनके बिना क्रांति अथवा आंदोलन का परिकल्पना करना संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं। और बच्चों, ध्यान रखना, परीक्षा में इन बातों का उल्लेख करना है। क्या करना है? जब हम उदारवादियों के बारे में पढ़ेंगे, जब हम उग्रवादियों के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग गांधी के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इन बातों का उल्लेख करेंगे कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए, उसे फलीभूत होने के लिए, उसे दिशा दशा देने के लिए जरूरी है कि उस आंदोलन के अंदर कुछ आधारभूत, मौलिक, अनिवार्य तत्व होना चाहिए। वो क्या है? आंदोलन किस लिए हो रहा है? ये क्रांति किस लिए हो रहा है? आप क्या चाहते हैं भाई? अमेरिकी वासी आप क्या चाहते हैं? अरे भाई, अभी दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, आप क्या चाहते हैं? तो किसान भाई कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मोदी की सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं कृषि के लिए, वह कृषि के लिए हितकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बातों को सुने और जो 3 कानून है उसको वापस करें। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, यह हमारा उद्देश्य है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला जो होता है आपका चाहना, आपका एम्बिशन, आपका इंटेंशन, आपका गोल, ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, संघर्ष करने की तकनीकी क्या होगी, उसका विधि क्या होगा, मेथड क्या होगा, क्रिया पद्धति क्या होगा और स्ट्रेटजी क्या होगा, रणनीति क्या होगा। आप कैसे करोगे? हिंसात्मक करोगे, बिना हिंसा के करोगे, जन आधारित करोगे या ऐसे करोगे? भाई, संघर्ष करने का तरीका होगा ना। गांधी ने कहा कि मेरा आंदोलन जो होगा, नंबर 1, वह सत्य पर आधारित होगा, यानी सत्याग्रह के द्वारा होगा। नंबर 2, वो बिना हिंसा के होगा। नंबर 3, वह जन आधारित होगा। जन आधारित यानी लोगों के भागीदारी के द्वारा होगा। तो यहां क्या है? तकनीकी दिख रहा है, यहां विधि दिख रहा है, यह स्ट्रेटजी दिख रहा है। तो ये दूसरा एलिमेंट होता है, ध्यान रखना। अब आइए तीसरा, विचारधारा। प्रत्येक आंदोलन में एक विचारधारा होता है। जैसे देखोगे कि फ्रांस में क्रांति हुई तो उसका विचारधारा क्या था कि हम राजतंत्र को हटाकर, हम राजतंत्र को हटाकर हम एक ऐसा व्यवस्था बनाना चाहते हैं
जो लोकतांत्रिक होगा। अमेरिका में क्या हुआ, हम साम्राज्यवाद को हटाकर, साम्राज्यवाद को विस्थापित करके हम रूसों के विचारों पर आधारित लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। तो विचारधारा हो गया। रूस में क्या हुआ, रूस में जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी, उसका कहना था कि हम जार के शासन को हटाकर हम रूस में पूंजीवादी नहीं, समाजवादी आधार पर हम एक व्यवस्था का सृजन करना चाहते हैं। तो विदाउट आइडियोलॉजी यू कैनॉट क्रिएट एनी मूवमेंट। बिना विचारधारा के आप किसी क्रांति का जन्म नहीं दे सकते। याद करो बच्चों, 1857 में भी हमने विद्रोह किया था। 1857 में भी हमने एक क्रांति किया था अगेंस्ट ब्रिटिश, बट वी गॉट फेलियर। हमको क्या मिला, असफलता मिला। वी फेल्ड टू गेट आवर ऑब्जेक्टिव। व्हाई? बिकॉज those leaders had no any ideology। क्योंकि विद्रोही नेताओं के पास कोई आइडियोलॉजी था ही नहीं, कोई विचारधारा था ही नहीं। तो विदाउट आइडियोलॉजी यू कैनॉट अचीव योर गोल। बिना इसके, बोर्ड देखो, बिना इसके आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। यह होगा तो इसके आधार पर क्या बनेगा, इसके आधार पर बनेगा संघर्ष करने की तकनीक। ये बनेगा इसके आधार पर। अब जैसे मान लो गांधी हो गए, तो गांधी कहते हैं सत्याग्रह होगा, तो तकनीकी क्या होगा, बिना हिंसा के होगा। ध्यान रखना, राइट। तीसरा होता है उद्देश्य। चौथा होता है उद्देश्य, नेतृत्व। इसका मतलब है कि आंदोलन में या क्रांति में लोगों को दिशा देने के लिए, अनुशासित करने के लिए, विचारधारा बताने के लिए, संघर्ष की तकनीकी बताने के लिए, उद्देश्य को परिभाषित करने के लिए आपके पास एक नेता होना चाहिए। जैसे आपका नेता मैं हूं, फिलहाल मैं आपका नेता हूं। नेता का मतलब कि आपके सामने हम किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं कि देखो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो विदाउट लीडरशिप, आप याद करो ना, आप देखोगे बच्चों कि रूस की क्रांति पहली बार असफल इसलिए हो गई क्योंकि उनके पास कोई एक बेहतर नेतृत्व नहीं था। लेकिन जब रूस में लेनिन आता है तो उसके द्वारा रूसी क्रांति को एक बेहतर नेतृत्व प्रदान किया गया, और जिसका परिणाम हुआ कि दूसरी बार जो क्रांति हुई वो सफल हो गई। तो नेता का भी महत्व होता है कि आपका नेतृत्व कैसा है, आपका सारथी कैसा है, आपका अगुवा कैसा है। ध्यान देना। और तीसरा है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार भी इंपॉर्टेंट होता है। आप देख लो 1857 के रिवोल्ट में हमारे पास जो सामाजिक आधार था वह कमजोर था। कैसे? हिंदुस्तान के समाज का जो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग था वह क्रांति से अलग हो गया। जमींदार भी सहायता नहीं किए, पूंजीपति भी सहायता नहीं किए, यहां के राजा महाराजा भी सहायता नहीं किए। और जिसका परिणाम हुआ कि 57 के विद्रोह का जो सामाजिक आधार था वह संकुचित हो गया, छोटा हो गया। जब छोटा हो गया तो सोचो
सामने वाला मजबूत है, वो दबा देगा। लेकिन जब आपके पास संख्या अधिक होगी, भागीदारी अधिक होगी, तो सामने वाला भी समझौता करने के लिए आगे बढ़ेगा, नहीं तो समझौता नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि आपके पीछे लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, आप दबाव डालने में सक्षम नहीं हैं। राइट। तो बच्चों इसको लिख लो, इसको लिख लो इतना, किसी भी आंदोलन अथवा क्रांति के लिए कुछ आधारभूत कारक होते हैं। 1 2 3 4 5। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है ज्योति, तुमको हमने लिंक भेजा है। ज्योति, तुमको हमने लिंक भेजा है, आपने अपने आप को जोड़ लिया है व्हाट्सएप से। ज्योति, वो लिंक से जोड़ लो। हमने लिंक आपको भेजा है, किसी बच्चे ने मुझे दिया लिंक, उससे जोड़ लो। राइट। क्योंकि जो नंबर आपने दिया है मुझे, उस नंबर से व्हाट्सएप में आप नहीं जुड़ पा रही हैं। बच्चों ने लिखकर भेजा है कि इस नंबर से व्हाट्सएप पर जो है कोई लिंक नहीं हो रहा है। बाजुरा, हाउ आर यू? बाजुरा, हाउ आर यू? बाजुरा, सबसे पहले तुम झारखंड में एसडीएम बनो। सबसे पहले झारखंड में एसडीएम बनो, इसके बाद आईएएस, और आईएएस बनने के बाद कैडर मिलेगा झारखंडी। बाजुरा, पहले एसडीएम झारखंड और फिर झारखंड कैडर का आईएएस। ठीक है, चलो तो मैं दूसरा लेता। उद्देश्य, उद्देश्य में हम देखते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5, इनका 5 उद्देश्य है। 5 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हम 5 ही बताते हैं। तो चलिए सबसे पहला लिखिए, पहला उद्देश्य, पहला उद्देश्य लिखिए। लिखिए, राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता एसएन बनर्जी, राष्ट्रवादी नेता एसएन बनर्जी ने अपनी रचना सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। इंडिया ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया ए नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया किताब है। ये किताब मेरे पास है, दिखाऊंगा आपको। ठीक है, लिखिए।
में उल्लेख किया गया है, में उल्लेख किया गया है, में उल्लेख किया गया है कि सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला उद्देश्य है कि भारतीय लोगों को एकजुट करके भारत को एक राष्ट्र बनाने में सहायता करना, एक राष्ट्र बनाने में सहायता करना। एकजुट करके भारत को एक राष्ट्र बनाने में सहायता करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा जन संप्रभुता। जन संप्रभुता का अर्थ होता है पावर लाइज इन द पीपल। पावर लाइज इन द पीपल का अर्थ होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ये संविधान देते हैं मोदी जी आपके हाथों। दिस इज नॉन एज जन संप्रभुता, पब्लिक सोवरेनिटी। देखिए, जन संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर, भारतीय लोगों को आधुनिक राजनीति से जोड़ना, तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, पॉलिटिकल एजुकेशन गिवन टू देम, उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। सेकंड, 2 हो गया। तीसरा भारतीय लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना, भारतीय लोगों में आत्मविश्वास भरना, आत्मविश्वास भरना। चौथा साम्राज्य विरोधी लोगों में साम्राज्य विरोधी चेतना को उभारते हुए, साम्राज्य विरोधी चेतना को उभारते हुए
एक अखिल भारतीय ऑल इंडियन जन आधारित राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास हेतु एक मार्ग प्रशस्त करना अथवा दोनों में से कोई लिख लेना, अथवा एक पृष्ठभूमि बनाना, ये ज्यादा बेहतर होगा। एक पृष्ठभूमि बनाना, टू क्रिएट ए बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि बनाना, टू क्रिएट ए बैकग्राउंड फॉर द राइज ऑफ ऑल इंडियन पीपल बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश। पांचवा एक अखिल भारतीय रोहित, एक अखिल भारतीय नेतृत्व एवं आंदोलन का मुख्यालय, एक अखिल भारतीय नेतृत्व अथवा आंदोलन का मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाना, एक अखिल भारतीय नेतृत्व और मुख्यालय बनाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय बनाना, टू क्रिएट ऑल इंडियन लीडरशिप एंड हेडक्वार्टर ऑफ मूवमेंट, आंदोलन का मुख्यालय एवं अखिल भारतीय नेतृत्व, ये इनका उद्देश्य था। इज इट क्लियर? ये इनका उद्देश्य था। बहुत सुंदर उद्देश्य आपने लिखा है, ठीक है। ये इनका क्या था? उद्देश्य था। राइट, हो गया है। सभी बच्चे लिख लिए हैं? सभी लोग लिख लिए? देखिए, जो हमने आपको उद्देश्य लिखवाया है उसका सोर्स यह किताब है। यह किताब उसका सोर्स है। पढ़िए क्या लिखा है। भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, लेखक बिपिन चंद्र। इसी से मैंने आपको उद्देश्य लिखवाया, इसी किताब से, ठीक है। यह स्रोत है। पल्लवी, नोट्स ले लेना बच्चों से, ठीक है, क्योंकि ऐसे रिपीट करने से क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। नोट्स ले लेना। राइट, बहुत सारे बच्चे लिख लिए हैं भाई, आप लोग व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा। देखो, व्हाट्सएप बनाने के मेरा उद्देश्य यही था कि आप सभी के बीच में एक भाईचारा, हमारे जितने छात्र हैं सब आपस में भाई बहन हैं, और मैं आपका सारथी हूं, मैं नाव चलाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे हैं वो सब आपस में एक दूसरे को शेयर करें, और केवल नोट्स नहीं, आप लोग कोई समस्या होती है पढ़ाई से संबंधित, उसको भी शेयर करिए। व्हाट्सएप का प्रयोग फालतू बातों के लिए नहीं होना चाहिए। मैं भी आपका व्हाट्सएप देखता हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। राइट ठीक है, इसलिए उसमें केवल उसी बात को लिखा करिए जो कि जरूरी है।
राइट, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगला पॉइंट है कि उदारवादी नेताओं का, इनका क्रिया पद्धति, कार्यक्रम, विधि, तकनीकी, रणनीति क्या है, रणनीति क्या है, ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो क्या है संवैधानिक, मर्यादा, संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए प्रार्थना, विनम्र निवेदन, प्रतिवेदन, प्रचार, से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, ये पहला जो है उनका तरीका है, पहला उनका विधि है। दूसरा विधि है प्रेस संगठन के माध्यम से अपनी मांगों को प्रचार प्रसार करना, ये दूसरा उनका विधि है। तीसरा विधि लिखिए, तीसरा भारत में विद्यमान ब्रिटिश सरकार का आलोचना करना, जबकि इंग्लैंड की सरकार को
जबकि इंग्लैंड की सरकार में अपने विश्वास को प्रदर्शित करना डैश ओ सरकार अच्छी है, ओ सरकार अच्छी है, ये सरकार बुरी है। ओ सरकार अच्छी है ब्रैकेट में इंग्लैंड, ओ सरकार अच्छी है ब्रैकेट में इंग्लैंड, ये सरकार बुरी है ब्रैकेट में इंडिया। नेक्स्ट इंग्लैंड में ब्रिटिश नागरिकों के बीच भारतीय समस्याओं के प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिए इंग्लैंड में भी कांग्रेस का एक समिति का गठन किया गया A.O. ह्यूम तथा दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से राइट, ठीक है। ये इनका कार्यक्रम है, इनका क्रिया पद्धति है, इनका तकनीकी है, इनका विधि है, इनका स्ट्रेटजी है। यानी कहीं भी हमें विरोध नहीं करना है, हमें केवल अपनी बातों को रखना है। मीन्स not to oppose, only pray and pray अपोज नहीं करना है, ओनली प्रे। ठीक, हमारा काम है कि ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को माने अथवा न माने, यह उसके इच्छा पर निर्भर है। बट वी शुड नॉट अपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट। सरकार का हमें विरोध नहीं करना, ओनली प्रे एंड प्रे। ध्यान दीजिए, लिखिए नीचे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, प्रार्थना संवैधानिकता प्रार्थना संवैधानिकता
पर आधारित उदारवादी नेताओं के क्रिया पद्धति अथवा रणनीति के पीछे का उद्देश्य यह एक नया पॉइंट आपके लिए है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि पूरी कहानी को तार तार कर दिया जाए, ताकि आप गहराई में प्रवेश कर सके। आप पूरी कहानी को, जैसे हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे के द्वारा हमारे शरीर के जितने अंग हैं वो सब प्रदर्शित हो जाते, उसी तरह मेरा उद्देश्य है कि कहानी को ऐसे एक्सरे कर दिया जाए ताकि एक भी धमनी, एक भी सीरा, एक भी ऊतक, एक भी सेल आपके नजर से अलग न हो जाए। प्रार्थना संवैधानिकता पर आधारित उदारवादी नेताओं की क्रिया पद्धति, तकनीकी, विधि, कार्यक्रम, रणनीति के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या डर है, या भय है, या प्रेम है? क्या है? देखिए, नंबर 1, पहला विरोध करने का उचित समय नहीं। विरोध करने का समय उचित नहीं है। विरोध करने का समय उचित नहीं है। देश, भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत एक राष्ट्र नहीं है। देश, सामाजिक आधार कमजोर है, सामाजिक आधार कमजोर है, सामाजिक आधार कमजोर है, सामाजिक आधार कमजोर है। डैश भारतीय लोगों को पहले राजनीतिक शिक्षा देना, और फिर ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी चरित्र को भारतीय लोगों के सामने उभारना, भारतीय लोगों के सामने उजागर करना या उभारना। फुल स्टॉप। दूसरा, ब्रिटिश सरकार मजबूत है, ब्रिटिश सरकार मजबूत है। डैश आंदोलन को दमन कर देगी, आंदोलन को दमन कर देगी, आंदोलन को दमन कर देगी। डैश भारत निर्माण का उद्देश्य और कार्यक्रम बाधित हो जाएगा। फुल स्टॉप। ये सोच है इनका। ये पागल नहीं है। जितना तिलक, जितना लाला लाजपत राय,
देशभक्त थे उतना ही देशभक्त ये लोग भी थे, लेकिन समय दोनों का डिफरेंट था, दोनों का समय अलग अलग था। सोचिए, यानी बच्चों समय बलवान होता है। आप शक्तिशाली हैं, लेकिन समय आपके अनुकूल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, मुझे आशा है कि सारे अभ्यर्थी आराम से बिना टेंशन के लिख लिए होंगे। अगला पॉइंट, उदारवादी नेताओं का मुख्य मांगे मीन्स बेसिक डिमांड्स ऑफ moderates राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, यानी हमने क्या किया कि जो उदारवादी नेता हैं उनके द्वारा जिन मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया, उनको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे उनका राजनीतिक मांग क्या थी, उनका प्रशासनिक मांग क्या थी, उनका आर्थिक मांग क्या थी, और उनका सामाजिक सांस्कृतिक मांग क्या थी, और सबको हम मिला देंगे तो हो जाएगा उनकी मांगे क्या थी। बच्चों, यहां ध्यान देने की बात है, जैसा कि आपने देखा कि जो उदारवादी नेता हैं उनका मुख्य उद्देश्य है भारत का निर्माण करना। उनका मुख्य उद्देश्य है भारत का निर्माण करना, भारत का निर्माण करना। आप देखें, और यही कारण है कि भारत का निर्माण इन सारे क्षेत्रों के माध्यम से ही होगा। जैसे भारत की राजनीति क्या होगी, यहां का प्रशासन क्या होगा, यहां का आर्थिक ढांचा क्या होगा, यहां का समाज क्या होगा, यहां का धर्म क्या स्वरूप क्या होगा, यहां की संस्कृति क्या होगी। आप देखेंगे यदि इनका यह उद्देश्य नहीं होता तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होते, भारत में लोकतंत्र नहीं होता, भारत में जिस परीक्षा में आप जाना चाहते वो नहीं होता, भारत में पूंजीवादी और समाजवादी ढांचा नहीं होता, भारत में समतावादी समाज नहीं होता, और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये बात नहीं होता।
हम भी पाकिस्तान का निर्माण कर सकते थे, हमारे पास भी ऑप्शन था। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान में एक तरह से इस्लाम पर आधारित राज्य का निर्माण किया, हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1885 में जब हमने कांग्रेस का गठन किया तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में हमने एक मुस्लिम नेता को अपना अध्यक्ष बनाया, बदरुद्दीन तैयबजी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो राष्ट्रपति भी मुस्लिम बनेगा, प्रधानमंत्री भी मुस्लिम बनेगा, पूरे राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन ईसाई के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा। इसका साक्ष्य हमारा संविधान है और इसका रक्षक राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, वो इसलिए हुआ क्योंकि हम शुरू से ही क्या किए? बच्चों ध्यान रखो, भारत का निर्माण। कैसा भारत? ऐसा भारत जहां पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू ईसाई भाई भाई, हिंदू जैन सिख भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत ऐसा है जिसका परिकल्पना मोहम्मद इकबाल साहब ने किया था। ध्यान रखना, ठीक है? तो कीप ऑन राइटिंग। नंबर 1, पहला हेडिंग डालिए, राजनीतिक मांगे। राजनीतिक मांगे डाल लिया। अब नंबरिंग कीजिए। नंबर 1, पहला भारत में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। भारत में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और चुनाव के माध्यम से अधिक से अधिक भारतीय लोगों को इसमें रखा जाए। अधिक से अधिक भारतीय लोगों को इसमें रखा जाए। अधिक से अधिक भारतीय लोगों को इसमें रखा जाए। इसमें रखा जाए और इनके अधिकारों में भी वृद्धि किया जाए। इनके अधिकारों में भी वृद्धि किया जाए। नंबर 2, दूसरा, वायसराय के कार्यकारिणी, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भी, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी, कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय लोगों को लिया जाए। भारतीय लोगों को लिया जाए। नेक्स्ट, प्रशासनिक मांगे। भारतीय सिविल सेवा में सम्मिलित होने के लिए एज लिमिट को बढ़ाया जाए। एज लिमिट को बढ़ाया जाए।
एज लिमिट को बढ़ाया जाए, एज लिमिट को बढ़ाया जाए और इसका परीक्षा इंग्लैंड के साथ भारत में भी, इंग्लैंड के साथ भारत में भी आयोजित किया जाए, इंग्लैंड के साथ भारत में भी आयोजित किया जाए। आर्थिक 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 धन के निष्कासन पर, धन के निष्कासन पर, पहला धन के निष्कासन पर प्रतिबंध लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 2, सेना पर होने वाले व्यय में, सेना पर होने वाले खर्च में कटौती किया जाए, कटौती किया जाए। नंबर 3, विदेशों से भारत में आयातित, विदेशों से भारत में आयातित वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाए, आयात कर लगाया जाए। विदेशों से भारत में आयातित वस्तुओं पर आयात कर लगाया जाए। भारतीय उद्योगों को, भारतीय उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, कृषि का विस्तार किया जाए तथा सिंचाई के साधनों को, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाए, सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाए और लगान के दर को कम किया जाए, लगान के दर को कम किया जाए। लगान के दर को कम किया जाए। नेक्स्ट, आय कर को लगाया जाए, इनकम टैक्स को लगाया जाए, आय कर को लगाया जाए। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक लिखिए, सांस्कृतिक। प्रेस, प्रेस अथवा मीडिया को संरक्षण दिया जाए, प्रेस अथवा मीडिया को संरक्षण दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए। नंबर 3, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा
महिलाओं की शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा का विकास किया जाए, विकास किया जाए, फुल स्टॉप। पैरा बदलिए, पैरा बदलना है। पैरा बदलने के बाद लिखिए, संक्षेप में यह कहना तार्किक होगा कि संक्षेप में यह कहना तार्किक होगा कि भले उदारवादी नेताओं के स्वर में, भले उदारवादी नेताओं के स्वर में साम्राज्य का विरोध नहीं था, साम्राज्य का विरोध नहीं था, लेकिन इनकी आर्थिक मांगों में, साम्राज्य का विनाश, लेकिन इनकी आर्थिक मांगों में साम्राज्य का विनाश का बीज सीड दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर होता है, फुल स्टॉप। बच्चों जरा ध्यान देना, हमने कहा कि उदारवादी नेताओं ने सरकार का विरोध नहीं किया, इनका राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो मांग है वह सामान्य है, वह क्या है? सामान्य है। लेकिन जब हम इनकी आर्थिक मांगों को देखते हैं, इनकी आर्थिक मांगों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें साम्राज्य को नष्ट करने, साम्राज्य द्वारा भारत का शोषण करने की प्रवृत्ति पर जोर दिया गया। यानी बच्चों सोचो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को जीता गया। क्यों जीता गया? ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत को जीता, यहां संचार का विकास किया, यहां प्रशासन दिया, यहां कुछ सुधार भी किया, यहां पर धन का निवेश भी किया। इन सबका क्या उद्देश्य था? इन सबका उद्देश्य था भारत का शोषण करना, और आप कहते हो, उदारवादी कहता है कि धन का निष्कासन रोक दो, आयात पर शुल्क लगाओ, आयकर लगाओ, हमारे उद्योगों को संरक्षण दो, लगान में कमी करो। व्हाट इज दिस? ये शो करता है, पागल आदमी भी सोच लेगा, एक पागल भी सोच लेगा
कि इनकी जो इकोनॉमिक डिमांड्स है वह साम्राज्य को निषेध करने की बात कर रही है, साम्राज्य को बाधित करने की बात कर रही है, यानी शोषण को रोकने की बात कर रही है। तो शोषण को रोकने का मतलब साम्राज्य को रोकना, और साम्राज्य को रोकने का मतलब साम्राज्य का विरोध करना। तो बात तो वही हो गई। बात यह हो गई कि हम कान को ऐसे पकड़े या ऐसे घुमाकर पकड़े, बात तो वही हो गई। ध्यान देना, एक और हम कहते हैं कि भैया हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, और एक और हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को तुम लोग जो लूट रहे हो उसको बंद करो। व्हाट इज दिस? विरोध तो है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने का उद्देश्य मेरा क्या है? शोषण करना है, और उसी को तुम रोकने की बात कर रहे हो, उसी को तुम रोकने की बात कर रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा विरोध कर रहे हो, तुम हमारा विरोध कर रहे हो। ये चीज था, यानी लाठी से सांप को मारना, और ध्यान रखना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे नहीं। लाठी को तोड़ना भी नहीं है और सांप को मारना भी है। दिस वॉज द वेल डिफाइंड वर्किंग मेथड ऑफ मॉडरेट्स। यही इनका परिभाषित क्रिया पद्धति था। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिए, नेतृत्व। नेतृत्व, नेतृत्व, अगला पॉइंट है नेतृत्व। लिखिए, नेतृत्व। आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिवादी, राष्ट्रवादी, लोकतांत्रिक, भारतीय नेताओं में, भारतीय नेताओं में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिवादी, राष्ट्रवादी, लोकतांत्रिक नेताओं में, लोकतांत्रिक भारतीय नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, M.G. रानाडे, S.N. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, R.C. दत्त, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अगला पॉइंट, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार और वर्गीय आधार दोनों एक साथ। सामाजिक आधार लिख लीजिए, सामाजिक आधार लिखिए। उदारवादी चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
सामाजिक आधार का सामाजिक आधार केवल शहरों में, केवल शहरों में रहने वाले शिक्षित वर्ग तक, केवल शहरों में रहने वाले शिक्षित वर्ग तक सीमित था। शिक्षित वर्ग तक सीमित था। शहरों में रहने वाले शिक्षित वर्ग तक सीमित था। जैसे पत्रकार, वकील, एडवोकेट, कुछ व्यावसायिक वर्ग इत्यादि। इसमें न तो भारत का नंगा भूखा, भारतीय लोग और न ही दोनों अलग अलग, और न ही रूढ़िवादी जमींदार अथवा कोई शासक वर्ग, कोई भारतीय शासक वर्ग सम्मिलित था। समझे मतलब? इसका मतलब हुआ कि जो चेहरा नंगा भूखा, कपड़ा फटा हुआ है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, आंख धंसा हुआ है, तो गांधी का तस्वीर था। ऐसे लोग कहां मिलेंगे? गांधी के आंदोलन में मिलेंगे। ऐसे लोगों का दर्शन होगा मोहनदास करमचंद गांधी के आंदोलन में। आंख धंसी हुई है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, कई दिन से खाए नहीं है, केस में कई दिन से साबुन शैम्पू लगा ही नहीं। वही हमारा भारत है बच्चों, वही हमारा भारत है। ये टाई वाला भारत नहीं है, वो भारत है, ध्यान रखना। और बच्चों, उस भारत को ही आपको सेवा करना है, ध्यान रखना। आपकी सफलता इसी में है कि आपके सहायता से ऐसे लोग जिनका सपना महात्मा गांधी ने देखा था उसको पूरा कर दोगे तो मान लो कि तुम्हारा जीवन सफल हो गया। और नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमोगे, तुम्हारे लोग लंदन में पढ़ेंगे, और ऐसे भूखे लोग जिनके श्रम से तुमको सैलरी मिलता है, उनके लिए कुछ नहीं करोगे, तुम राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो। ये मैं नहीं कहता, ये विवेकानंद जी ने कहा, इसलिए मैं भी कहता हूं। चलो आगे बढ़ते। अगला पॉइंट लिखो, उदारवादी नेताओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का व्यवहार। उदारवादी नेताओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का व्यवहार। उदारवादी नेताओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का व्यवहार लिखिए। शुरुआती दौर में या प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखती थी, लेकिन
लेकिन 1886 के बाद 1886 के बाद ब्रिटिश सरकार के स्वर कांग्रेस विरोधी होने लगे। ब्रिटिश सरकार का स्वर कांग्रेस विरोधी होने लगे। ब्रिटिश सरकार का स्वर कांग्रेस विरोधी होने लगे। कांग्रेस विरोधी होने लगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, पहला, कांग्रेस भारतीय लोगों के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनका संख्या अत्यंत सूक्ष्म है। सिंगल में सिंगल इनवर्टेड कोमा में लिखना है। ये कथन है वायसराय डफरिन। ये कथन है वायसराय डफरिन का। इस कथन को कहा है वायसराय डफरिन। का मतलब क्या है? का मतलब है ये पूरा भारत है। का मतलब है ये पूरा भारत है। ये पूरा भारत है। डफरिन कहता है कि कांग्रेस इस पूरे भारत में जितने लोग हैं उनमें से केवल 2% या 1% लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन करती है। केवल 1% या 2% लोगों का ही क्या करती है? रिप्रेजेंटेशन करती है। इसका मतलब बेकार है। इसका समाधान कमजोर है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। भारत में सिंगल में लिखिएगा। सिंगल में ऐसे दोनों ओर से घेर देना है। मेरा कहने का मतलब विराम चिन्ह का प्रयोग, सिंगल इनवर्टेड कॉमा का प्रयोग। पहले इधर से घेरो, फिर बाद में उधर से घेरना। भारत में रहते हुए मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्ण मौत में सहायता दे सकूं, क्योंकि यह मरने वाली है। क्योंकि यह मौत की घड़ियां गिन रही है। क्योंकि यह मरने वाली है या मौत की घड़ियां गिन रही है। एग्जैक्टली ज्योति, लॉर्ड कर्जन। क्लोज करो, लिखो लॉर्ड कर्जन।
ज्योति, बिल्कुल सही आपने कहा। इट वॉज सेड बाई लॉर्ड कर्जन, द वायसराय ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग 1899 to 1905। नेक्स्ट, उदारवादी नेताओं की सीमाएं। चलिए इसको एंड करते हैं, बहुत हो गया, अब इसको भगाते हैं। लिखिए, उदारवादी नेताओं की सीमाएं। उदारवादी नेताओं की सीमाएं। देखिए, सबसे पहला इनका सामाजिक आधार केवल शहरों में रहने वाले शिक्षित लोगों तक सीमित था। शहरों में रहने वाले शिक्षित लोगों तक सीमित था। इनका सामाजिक आधार शहरों में रहने वाले शिक्षित लोगों तक सीमित था। इनके द्वारा कांग्रेस के साथ ग्रामीण क्षेत्र, इनके द्वारा कांग्रेस के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले असंख्य का मतलब होता है जिसका गणना नहीं किया जा सके, असंख्य लोगों को जोड़ने के लिए कोई तकनीकी नहीं दिया गया, कोई तकनीकी नहीं दिया गया। नेक्स्ट, इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार में कुछ अधिक ही विश्वास जाहिर किया गया, कुछ अधिक ही विश्वास जाहिर किया गया, कुछ अधिक ही विश्वास जाहिर किया गया, जबकि ये ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी स्वरूप को जानते थे, जबकि ये ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी स्वरूप को जानते थे, ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी स्वरूप को जानते थे, फुल स्टॉप। राइट, बिल्कुल आप समझ लिए होंगे कि इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में कुछ निष्ठा अधिक दिखता है, जबकि ये लोग जानते थे कि हिंदुस्तान का दुर्दशा जो है, उसका पिछड़ेपन जो है, उसका विनाश जो है, इनके कारण ही हो रहा है। फिर भी ये लोग सरकार का विरोध करने की बात नहीं करते थे। वो मैंने पहले बताया आपको कि ये इनका तरीका था। क्यों? विरोध करने का मतलब दमन, और दमन करने का मतलब है कि जो राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य है वह बाधित हो जाएगा। इसलिए भैया अभी विरोध नहीं करना है, इनको माई बाप कहना है कि यू आर माई बाप, और अंदर अंदर काम करते रहना है। राइट, जिस तरह से ये लोग अपने चेहरे पर एक नकाब पहने हैं, मास्क, और अंदर से हिंदुस्तान का शोषण कर रहे हैं, वैसे हमें क्या करना है कि अपने चेहरे पर
इनके लिए एक अच्छा मास्क लगाना है और अंदर अंदर इनका कब्र खोदना है। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों, शायद आज का, लिखिए इनका योगदान, उदारवादी नेताओं का योगदान, उदारवादी नेताओं का योगदान। लिखिए पहला पॉइंट, उदारवादी नेताओं के प्रभाव के कारण ही, उदारवादी नेताओं के प्रभाव के कारण ही, नंबर 1 पहला 1892 में 1892 में भारत में संवैधानिक सुधार हेतु एक अधिनियम पारित किया गया। दूसरा नंबर 2, 1886 में लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रस्ताव, लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रस्ताव लाया गया। नंबर 3, भारतीय खर्च, आसान भाषा में भारतीय खर्च को जांच करने के लिए, मतलब सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है भारत में, हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप हिंदुस्तान में पैसा खर्च कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। भारतीय व्यय या खर्च के जांच हेतु वेल बी कमीशन का गठन, ऐसे हिंदी में वेल बी कमीशन का गठन, वेल बी आयोग का गठन, वेल बी दोनों में WELBY यहां लिखा है, वेल बी कमीशन आयोग का गठन। अगला पॉइंट, नया पॉइंट, पहला पॉइंट का 3 हो गया, अब लेंगे दूसरा पॉइंट। दूसरा, उदारवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक उद्देश्य, ऐसे कीजिए, ऐसे लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा। उदारवादी नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिया डैश 1 उद्देश्य, 2 क्रिया पद्धति, 3 कार्यक्रम, 4 नेतृत्व, 5 विचारधारा,
सिक्स, सिक्स एक मंच, एक अखिल भारतीय मंच लिखना। सिक्स एक अखिल भारतीय मंच। सेवन, सेवन, सेवन साम्राज्य विरोधी समझ, साम्राज्य विरोधी समझ, साम्राज्य विरोधी समझ, साम्राज्य विरोधी समझ डैश, साम्राज्य विरोधी समझ डैश भारत साधन है, इंग्लैंड साध्य है। डैश सिंगल में डैश देके, डैश देकर सिंगल पे भारत साधन है, इंग्लैंड साध्य है। भारत साधन है, इंग्लैंड साध्य है। ऐसे करो, इसको और अच्छा बनाओ। क्या लिख दो, क्या जोड़ दो, क्या क्या भारत साधन है, इंग्लैंड साध्य, क्वेश्चन मार्क। क्या भारत साधन, इंग्लैंड साध्य है, ऐसे क्वेश्चन मार्क। ये दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा का ये सब भाग हो गया, दूसरा का ये सब भाग हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखो तीसरा, तीसरा पॉइंट, तीसरा, तीसरा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो उग्रवादी, जो उग्रवादी से आगे बढ़कर गांधी के द्वारा, गांधी के द्वारा फिर आगे बढ़कर पंडित नेहरू के द्वारा डैश आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं करना है, डॉट डॉट डॉट, आज भी चल रहा है। इसके बाद देखो डॉट 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 डॉट, इसका मतलब कल भी चलेगा, इसका मतलब परसों भी चलेगा, इसका मतलब उसके परसों भी चलेगा। बच्चों यदि यहां पर खड़ी पाई दे देंगे, खड़ी पाई दे देंगे, इसका मतलब कि काम खत्म हो गया। नहीं, राष्ट्र निर्माण तब भी चला था, आज भी चल रहा है, डॉट डॉट डॉट, कल भी चलेगा, डॉट डॉट डॉट, परसों भी, उसके परसों भी चलेगा। लास्ट पॉइंट, लास्ट 3 हो गया, चौथा सिंगल में, सिंगल में, सिंगल में भारत का रक्त प्रवाह गैस इंग्लैंड की समृद्धि डैश धन का निकासी, धन का निकासी, धन का निकासी का खोज, का खोज, फुल स्टॉप, का खोज, फुल स्टॉप। भारत का रक्त प्रवाह डैश इंग्लैंड की समृद्धि, प्रोस्पेरिटी डैश धन का निकासी, धन का निकासी, सिंगल में, यह सिंगल यहां, एक सिंगल यहां पर, ठीक है, का खोज,
का खोज। What I mean to say? I mean to say that the theory of drain of wealth from India was the brainchild of the moderate leaders of India. भारत के उदारवादी नेताओं का ही दिमाग का उपज था the drain of wealth from India, and so this credit should be given to them. This credit should be given to them because first time they exposed how India was plundered by the England. Okay, so my dear मेरा आज का सेवा समाप्त हुआ, ठीक है, लेकिन एक प्रश्न लिख लीजिए आप। फर्स्ट राइट ए क्वेश्चन। ओके, हाँ भाई आज का ओके हो गया। हाँ लिखिए। रितु, रितु बहुत इंटरेक्शन करती है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करती है, ठीक है। रितु तुम्हारा कौन सा ब्रांच है? रितु तुम्हारा ब्रांच कौन सा है? हजारीबाग है, पटना है, इलाहाबाद है, कौन सा ब्रांच है? दिल्ली ब्रांच है। दिल्ली में कौन सा? दिल्ली में ये वाला ब्रांच है, नॉर्थ या साउथ? साउथ। तो रितु मैं साउथ में ही पढ़ाता। 2015 से लेकर के और आज तक, कोविड-19 के पहले तक मैं साउथ कैंपस में ही पढ़ाता, नॉर्थ में नहीं, केवल साउथ में, ठीक है। और आज भी वहां के स्टाफ से पूछोगी तो मेरा नाम बता देंगे सब, ठीक है। बहुत दिन से वहां मतलब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप, एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन, लिखिए, पहले सोचने दीजिए। देखिए, हमने प्रश्न बना दिया, ठीक है। देखिए, हमारा हमेशा प्रयास होता है कुछ नया प्रश्न बनाया जाए। पढ़िए ध्यान से, मैंने क्या लिखा, हिंदी लिखिए, इसका हिंदी लिखिए। उदारवादी नेताओं का, देखिए, उदारवादी नेताओं का
उदारवादी नेताओं का मुख्य उद्देश्य था, उदारवादी नेताओं का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार का बिना विरोध किए हुए, ब्रिटिश सरकार का बिना विरोध किए हुए उसका विरोध करने के लिए, बिना विरोध किए हुए, विदाउट अपोजिंग इट, बिना विरोध किए हुए उसके विरोध करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए एक अखिल भारतीय जन आधारित राष्ट्रवादी आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार करना, राष्ट्रवादी आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार करना। देखिए क्या प्रश्न है, यानी हम तुम्हारा अपोज भी नहीं करना चाहते, हम तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा विरोध करने के लिए हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, हम बैकग्राउंड बना रहे हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, इसको जरूर लिखिएगा और ऐसे ऐसे हम प्रश्न बनाएंगे। अच्छा ये बताइए कि मुझे लगता है कि लगभग 100 के आसपास मुझे लगता है कि प्रश्न हो गए होंगे। जरा बताइए, मुझे लगता है कि अभी तक लगभग 90-100 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लिए होंगे, जो मुझे लगता है जिस रफ्तार से हमने प्रश्न को दिया है। हाँ, लगभग 100 प्रश्न हो गए होंगे, मुझे जहां तक अनुमान लगता है। ये काम आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। 87 हुआ है, बताइए 87 कम नहीं होता है, मात्र 13 कम है। ठीक है, और ये देखिए हम अपने आप को हमेशा जीवंत रखते हैं। देखिए कल हमने किताब मंगाई है, कल देखिए इस किताब को, देखिए क्या लिखा है, दी एनार्की जो है किताब का नाम है, और इसे लिखा है विलियम डलरिम्पल ने लिखा है, विलियम डलरिम्पल ने लिखा है दी एनार्की। यह किताब ब्रिटिश सरकार पर लिखी गई है, यानी कैसे बंगाल को जीता गया और कैसे पूरे हिंदुस्तान को फिर बाद में जीता गया और फिर कैसे शोषण किया गया। ये किताब बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी किताब है। कल हमने मंगाई है, इसको मंगाते रहते मेरा शौक है, किताब आता है तो कुछ पढ़ भी लेते हैं, कुछ क्लास में बता भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का सेवा मेरा समाप्त हुआ और हम लोग कल मिलेंगे। कल का टॉपिक होगा उग्रवाद और गांधीवादी आंदोलन। ओके बच्चों, तो आज लोहरी पर्व का आनंद लीजिए, उठाइए। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।